कपकोट तहसील के ग्राम पोथिंग निवासी युवा किसान दीपक गड़िया ने गांव में उन्नत खेती कर युवाओं के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। युवा व्यापारी दीपक लॉकडाउन अवधि में फल सब्जी सहित फूलों की भी खेती कर रहे हैं। दीपक ने सब्जी उत्पादन को ही आय का मुख्य जरिया बनाया है। कोरोना महामारी के कारण गांव की तरफ लौट रहे युवा भी उनसे संपर्क कर सब्जी व फल उत्पादन की जानकारी हासिल कर रहे हैं। बीते कई सालों से सब्जी उत्पादन कर रहे दीपक गड़िया से हमारे कपकोट संवाददाता तनुज तिरुआ ने बातचीत की। पेश है सीसीएन की ये एक रिपोर्ट। किसी ने क्या खूब कहा है, हौसला होना चाहिए, जिंदगी कभी भी शुरुआत हो सकती है। आज हमारे बीच ऐसे ही शख्स हैं जिन्होंने युवाओं को एक नया आईना के रूप में दिखाया है। तो सीसीएन न्यूज़ में आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री दीपक सिंह गड़िया जी। दीपक सिंह गड़िया जी, सबसे पहले सीसीएन चैनल में आपका स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद तनुज भाई। सीसीएन न्यूज़ का हार्दिक आभार और धन्यवाद है कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने और सुनने का मौका दिया। तो जिस प्रकार आज आपने एक युवाओं पर एक नई प्रेरणा दी है, जैसे कि आपने खेती करके उन युवाओं को आज आपने सबक सिखाया कि जो बाहर जाते थे और चंद रुपयों के लिए अपना इलाका छोड़ देते, अपने मुल्क छोड़ देते थे और पलायन जैसी स्थिति उत्पन्न होती थी, तो आज आपने कृषि करके उन लोगों को एक नया सबक सिखाया है। तो किस प्रकार से आपने इसकी शुरुआत की थी? तनुज भाई, जीवन के इस पड़ाव पर मेरा जो अनुभव कहता है उसके आधार पर एक सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी अगर देखा जाए तो कृषि हमारे पूरे प्रदेश में पलायन और रोजगार के लिए एक समस्या का निराकरण है। आज मैंने पाया कि हम कहीं नौकरी करते हैं, कहीं कोई और व्यवसाय करते हैं, उससे बेहतर है कि हमारे पास हमारे पुरखों की जो ज़मीन है जो आज बंजर हो चुकी है उसको सुधार कर हम कृषि के क्षेत्र में काम करें तो हमारी रोजगार और पलायन की समस्या दूर हो सकती है। आज हम युवाओं को चाहिए कि शिक्षा और मेहनत का एक गठजोड़ करें। हमारे जो ग्रामीण अंचलों के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत जाया हो जाती है क्योंकि आधुनिकीकरण शिक्षा के अभाव में हमने उन्नत खेती कैसे करनी है, हमने व्यावसायिक खेती कैसे करनी है, हमने आधुनिक खेती कैसे करनी है, तो उसको देखते हुए मैंने सोचा कि इस क्षेत्र में काम किया जाए। मैं पिछले 2 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और आज मशरूम की खेती जो हमारे गांव घरों में जो जानी नहीं जाती थी कि मशरूम की खेती किस प्रकार से होती है, और दूसरी जैसे ब्रोकली की खेती है। ब्रोकली की सब्जी बहुत ही पौष्टिक होती है, बहुत ही महंगे दामों पर जाती है, क्योंकि जो खेती होती है व्यावसायिक खेती की ओर हमें बढ़ना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे गांव में चाहे गेहूं की खेती होती हो, चाहे धान की खेती हो, रबी और खरीफ की दोनों फसलें, हमारे ग्रामीण अंचलों में जो मेहनत की जाती है उस मेहनत का 5% भी हमें मुनाफा नहीं मिल पाता है। तो मैंने सोचा कि इस क्षेत्र में काम किया जाए। आज मैं गांव के कई लोगों को, मेरे गांव में आस पड़ोस के लोगों को, उनको समझा पाया और समझाने में सफल रहा। आज आप देखेंगे कि कुछ माह बाद हमारे गांव में जहां पर गेहूं और धान की खेती हुआ करती थी, आज वहां पर ताज़ी सब्जी की खेती की जा रही है जो कि बाज़ार में आने के लिए अब तैयार है। तो अभी इस बीच आपने रबी की फसल में, और जिस प्रकार की पिछली बार आपके एक पत्र में भी छपा था कि लॉकडाउन के जब लॉकडाउन चला तो आपको काफ़ी इसमें आपको दिक्कत भी हुई और लॉकडाउन से आपको नुकसान भी हुआ, तो इसकी भरपाई आप किस तरह अब आगे किस तरह से करेंगे? तनुज भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पिछली बार लीलियम फूलों की खेती की थी। लीलियम फूल जो कि महंगा फूल माना जाता है, व्यावसायिक तौर पर बहुत किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। उसकी जो एक स्टिक होती है 40 से 50 रुपये की किसान के द्वारा बेची जाती है। पिछली बार जो अभी कोरोना काल इस समय पर चल रहा है, कोविड-19 की जो महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, इससे हर किसी को नुकसान हो रहा है। अब इस नुकसान की भरपाई तो धीरे धीरे हो पाएगी। जिस प्रकार से लीलियम की खेती सभी लोगों की बर्बाद हुई है, और मैंने भी 1200 पौधे लगाए थे। उसके बाद जो फूल खिलने के बाद मैंने जो हमारे सेवारत हैं इस समय पर कोरोना योद्धा, उनको समर्पित किया है। और ये खेती इस समय पर पूरे विश्व में जब हानि है तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है, इसकी भरपाई जल्द ही हो जाएगी। तो
वर्तमान समय में भी किस प्रकार से फल और फूलों का उत्पादन किया है, और सब्जी का जो प्रकार हम देखिए बाहर से हम सब्जी को लाते हैं, एक निश्चित तौर पर एक वो खतरे के रूप में भी आज देखने को मिल रहा है, सैनिटाइजर हो नहीं सकता है, और पहाड़ की सब्जी हमारे सामने आती है तो पहाड़ की सब्जी का अलग ही टेस्ट होता है। तो किस प्रकार से भी आपने नई सब्जी का उत्पादन किया है? हमारे जो पहाड़ी आंचल की बात करें तो पहाड़ी आंचल में जो यहाँ की शुद्ध हवा और जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता ही कुछ अलग है। इसका जो स्वाद होता है यहाँ की मिट्टी से स्वाद अलग हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में बेमौसमी जो सब्जी है, बेमौसमी सब्जी का उत्पादन की ओर बढ़ावा हो। आज मेरे क्षेत्र में इस समय पर शिमला मिर्च की खेती, टमाटर की खेती, बैंगन की खेती और कद्दू की खेती, जो बेमौसमी सब्जी है उसका काम हो रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में टमाटर बहुत महंगा हो जाता है। जो भी टमाटर होता है तकरीबन 80 से 100 रुपये किलो के आसपास आता है। मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में टमाटर का अधिक उत्पादन हो ये बरसात के समय पर, जो कि जनता को सस्ते दामों पर मिल सके। तो अभी आपकी जो सब्जी, इससे पूर्व भी आपने इसका उत्पादन किया था, तो यह कितने वर्षों से आप इस काम को कर रहे हैं? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मैं पिछले 2 वर्षों से ये काम कर रहा हूँ। और पिछले सीज़न में मैंने मशरूम की खेती की थी, जो कि वर्तमान में भी अभी है। मशरूम की खेती में मैंने बहुत ज़्यादा तो काम नहीं किया था, लेकिन 3 मशरूम सेंटर बनाए थे, जिसमें मैं अभी तक 3 कुंटल मशरूम का उत्पादन कर चुका हूँ। और मशरूम के उत्पादन के साथ साथ ही मतलब मशरूम को संरक्षित रखने के लिए और उसके बेहतर दाम मिल सके, उसके लिए मैं अभी बाज़ार की कमी को देखते हुए मैं उसमें मशरूम का अचार भी बना रहा हूँ। मशरूम का अचार हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है मशरूम, तो उसमें मशरूम का अचार है जो टेस्टी भी रहता है और सही दामों पर भी बिक जाता है। तो सब्जी अभी तक आपने मार्केट में किन किन जगहों पर दिया अभी तक? मैं बहुत ज़्यादा जगह पर तो सब्जी नहीं दी है। कुछ अमूमन हमारे आप जैसे मित्र होते हैं जो डिमांड मुझे एक दिन पहले दे दिया करते हैं, और उसके बाद 2-4 दुकान, निश्चित 2-4 दुकानें हैं जिन दुकानों पर मैं अपना सामान दिया करता हूँ। मैं अभी इसी समय पर अभी 20 किलो ब्रोकली और 20 किलो कद्दू दे करके आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार से अगर काम हो तो हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा। जो हमारे युवा अपने क्षेत्र से बाहर जा कर के काम कर रहे हैं वो अपने घर पर काम कर सकेंगे। और मैं प्रदेश सरकार से भी अपेक्षा करूँगा कि जिस प्रकार से एक हिमाचल का मॉडल हमारे सामने है, पर्वतीय क्षेत्र का जो मॉडल हमारे सामने है, उसको देखते हुए हम इस पर कार्य करें। और विभागों के द्वारा भी किसानों को बहुत सी सुविधाएं दी गई है, लेकिन वो जो सुविधा है वो पूर्ण नहीं है। बहुत सी परेशानियां होती हैं किसानों को, जो कि एक आम आदमी समझ नहीं पाता है। आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते या पिछले महीने में, एक महीने के दौरान कई बार ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि के बचाव के लिए कोई संसाधन किसानों के पास नहीं है। कोरोना काल में पूरी मार्केट बंद थी, हर जगह पर कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। तब भी ये इनके प्रकारेण मैंने ग्रीन नेट होती है, ग्रीन नेट, तो उस ग्रीन नेट से अपने पौधों को बचाव के लिए वो ग्रीन नेट लगाई, जो कि महंगी मिली थी मुझे कोरोना के समय में। अगर विभाग चाहता, विभाग के पास ये उपलब्ध रहता तो मुझे उतना महंगा ना खरीदना पड़ता। आज वो नेट खरीदने के बाद उसके बाद जो उत्पादन होगा सब्जी का, उस उत्पादन से मैं वो नेट की भरपाई नहीं कर पाऊँगा। अभी जो भी वर्तमान समय में अभी आपने किस प्रकार से फूलों का उत्पादन किया है, उस प्रकार से भी सब्जी का उत्पादन अभी वर्तमान समय में कर रहे हैं? तनुज भाई, पिछले बार जो अभी लिलियम, अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं, लिलियम की फूलों की बर्बादी सभी क्षेत्र में हुई है। अब वर्तमान में तो फूलों की खेती अभी नहीं हो पा रही है, भविष्य में ज़रूर होगी। और वर्तमान में इस समय पर हमारे पास जो हमारा आस पड़ोस है, हम 5-6 परिवार हैं। उन 5-6 परिवारों के द्वारा लगभग 20 से 30 नाली के खेतों में सब्जी का उत्पादन किया जा रहा है। उसमें सब्जी एक शिमला मिर्च की सब्जी है, टमाटर की सब्जी है, बैंगन की सब्जी है, कद्दू की सब्जी है। और इस समय पर जो बेल की प्रजाति के जो भी पौधे होते हैं, जो भी सब्जियां होती है, उनका उत्पादन किया जा रहा है। तो अभी जिस प्रकार से आपके पास एक समस्या, ओलावृष्टि की समस्या हो रही है, तो सरकार को इस ओर किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए? मैं आपको एक बार पहले भी कह चुका हूँ कि जो संसाधन होते हैं, उन संसाधनों को कृषि विभाग के द्वारा, उद्यान विभाग के द्वारा, जो उनके विभागों के द्वारा जो सब्सिडी के तौर पर संसाधन मुहैया कराए जाते हैं, मैं चाहूँगा कि वह संसाधन हर हमेशा उन विभागों के पास हों कि आज किसान उनके पास जाता है और वो संसाधन की व्यवस्था की बात करता है, तो उस समय विभाग कहता है कि अभी हमारे पास ये सामान उपलब्ध नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी सामान होते हैं वो हमेशा विभागों के पास उपलब्ध होने चाहिए, ताकि किसानों को हर संभव मदद मिल पाए।
तो दीपक जी, मैं जिस प्रकार से कहूँगा कि आज जो युवा पलायन की ओर जा रहे हैं, अपना शहर छोड़े, अपना गांव छोड़ रहे हैं, गांव की जो रौनक थी, जो पूर्व में उनकी रौनक थी, वो रौनक को आज वो पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी युवा साथियों से ये निवेदन करूंगा और बताना चाहूँगा कि इस कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि घर में बैठकर आप इस पर्वतीय क्षेत्र में कुछ नया काम तो अभी नहीं कर पाएंगे, तो कृषि के क्षेत्र में बहुत सी संभावनाएं हैं। जिस प्रकार से हमारे युवा, एक आम युवा बाहर जाकर के, हमारे प्रदेश से बाहर जाकर के नौकरी करते हैं, किसी भी प्रकार की नौकरी करते हैं, तो 10 से 15 हज़ार रुपये के आसपास उनको तनख्वाह मिल पाती है और उसमें उनके रहने खाने पीने का सभी खर्चा होता है। मुश्किल से वो कुछ बचत कर पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि घर में बैठ करके आप घर में अच्छे से मेहनत करके कुछ अपनी शिक्षा का प्रयोग कर करके, जितनी भी आपने शिक्षा पा रखी है, आज इंटरनेट की दुनिया है, नेट में आपको सब कुछ जानकारी मिलती है, उसके बाद विभागों के द्वारा भी आपको जानकारी मिल जाती है। तो इसके द्वारा आप उन्नत खेती कर सकते हैं, आधुनिक खेती कर सकते हैं और उस खेती से, जहाँ पर आप एक खेत में अगर गेहूं या धान बोया करते थे, बहुत अच्छे तरीके से वो फसल नहीं हो पाती है। जहाँ पर 500 रुपये का धान या गेहूं होती है, वहाँ पर आप सब्जी का उत्पादन करेंगे तो वो 500 रुपये की जगह आपको तकरीबन 3000 रुपये की सब्जी वहाँ पर उत्पादित होगी। इस प्रकार से आप खुद अपना रोजगार कर सकते हैं, अपने क्षेत्र को भी एक नई राह दिखा सकते हैं। मैं सभी से ये निवेदन फिर से करूँगा कि आप इस क्षेत्र में आएँ और अपनी मेहनत से यह काम करें। तो ये थे हमारे बीच आज दीपक गड़िया जी, जिन्होंने युवाओं को एक अच्छा संदेश दिया है और एक अच्छी प्रेरणा दी है इस पूरे वातावरण को, कि उन्हें किस प्रकार से अपना एग्जॉर करके एक नए मुकाम की ओर जा रहे हैं। तो CCN चैनल दीपक जी आपके लिए शुभकामनाएं देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद फिर से।